Namaskar students, this video for class 9th. Today we are going to start a lesson number 9, fundamental rights, fundamental duties and directive principle of the state policy. In the 8th lesson we have studied regarding about the constitution, regarding about the preambles, regarding about the pillars of our constitution, and all these things we have studied in lesson number 8. Now in this lesson we will study about the fundamental rights, मूलभूत अधिकार. भारत में जो भारत के नागरिक है उनको भारत के अंदर क्या क्या राइट्स मिले हैं, दैट वी विल स्टडी. देन आफ्टर वी विल स्टडी फंडामेंटल ड्यूटीज, मूलभूत हमारे जो फर्ज है, हमारा क्या फर्ज है इस देश के में, इस राष्ट्र में, समाज के प्रति, एक राष्ट्र के प्रति. तो वी विल स्टडी द फंडामेंटल ड्यूटीज and also we will study the directive principle of the state policy. So dear students, first we will study about the fundamental rights. Before studying the fundamental rights, first of all we will study regarding about the human rights. The human rights, that means मानव अधिकार. Fundamental rights मतलब किसके अधिकार? तो इंसानों के. तो फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार. बिकॉज ऑल ह्यूमन हैव राइट टू डेवलप ओवर दैट themselves for overall development. That is no discriminate by any person in the world on the basis of their caste, creed, language, religion, sect or whatever the gender. उसके हिसाब से किसी भी इंसान को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसको भेदभाव नहीं कर सकते, उसके अपने अधिकारों से वंचित नहीं रख सकते. तो मूलभूत अधिकार बेसिकली दैट इज द ह्यूमन राइट्स. वो मानव के अधिकार है. मानव जैसे एज अ ह्यूमन इस अर्थ के ऊपर जैसे उसका बर्थ होता है, दैट दे गेट द ह्यूमन राइट्स. उसका एक मानव का उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है. क्योंकि पहली शताब्दियों में ऐसा था कि एक मानव को एक मशीन समझा जाता था, गुलाम इंसानों को भी बेचते थे, एक गुलाम प्रथा थी दुनिया के अंदर, हमारे देश के अंदर. लेकिन देन आफ्टर दैट द रिमूव्ड ऑल दिस थिंग्स एंड that is the started the human rights. So what is the human rights? That means the human rights can, because of that is the get that basic necessity, food, cloth, shelter, ये उसकी एक बेसिक जरूरियात है इंसानों की, तो वो उसको प्राप्त हो. they can live their life on dignified way, एक गर्व से अपनी लाइफ, एक ऑनेस्टी से, एक फ्रीडम से, एक स्वतंत्रता से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके, एक गर्व से जी सके, एक इंसान का उसको एक दर्जा प्राप्त हो. दैट इज द स्टेटस ऑफ द ह्यूमन, दैट इज द ह्यूमन राइट्स. तो ह्यूमन राइट्स की शुरुआत कब हुई? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हुआ एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड यूनाइटेड नेशंस. एंड यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड द ह्यूमन राइट्स on 10th December 1948. So from that day, the 10th December is celebrated as the human right. उस दिन से विश्व के अंदर एक मानव अधिकार दिवस के तौर पे पूरे विश्व के अंदर ये मनाया जाता है. So this is about the human rights. It is basically for overall development for the human. And these human rights we have include in our constitution in our dignified way, in a very specific way, that is called the fundamental rights. और यही जो human rights है वो हमने अपने संविधान के अंदर उसको इंक्लूड कर दिया है, उसको ज्वाइन कर दिया है. बेसिकली दैट इज द ह्यूमन राइट्स. और वही ह्यूमन राइट्स हमने अपने संविधान के अंदर ले लिए हैं, क्योंकि हमारा संविधान का फॉर्मेशन, यू ऑल ऑफ यू नो द फ्रेमिंग ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 1946 तो दैट इज द 1949. तो ये जो ह्यूमन राइट्स है उसको हमने अपने फंडामेंटल राइट्स के अंदर, हमारे अंतर्गत, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको ले लिए हैं. सो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन राइट्स. सो आई थिंक यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट इज द ह्यूमन राइट्स. सो नाउ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड दैट इज द फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार. तो भारत में जन्म लिया या तो भारत का जो नागरिक है, जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त है, वो हैव गॉट द इंडियन सिटीजनशिप.
and they got the 6 fundamental the rights. You can say it is the fundamental rights. हमारे मूलभूत ये अधिकार है, ये सबको प्राप्त हो जाते हैं. 6 fundamental rights है. You all of you know, you have already studied regarding the say this topic in the 8th standard also regarding about the fundamental rights. तो fundamental rights कौन से है? तो that is the first, right to equality. Second है right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, culture and educational right, and right constitutional remedies. So these are the 6 fundamental rights that is described in our Indian Constitution. So let's study one by one all the rights. In this lesson, we will study very detailed informed regarding about our fundamental rights, from right to equality to right to constitutional remedies. So first of all, we will study the right to equality, समानता का अधिकार. That means the right equality before law. कानून के सामने हम एक समान है. भारत का कोई भी व्यक्ति कानून के सामने कैसा है? दैट इज इक्वल, एक जैसा है. एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और हर एक इंसान को प्रोटेक्ट करना कानून की एक जैसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एवरी पर्सन दैट इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड एवरी पर्सन इक्वल द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. उसको रक्षण भी एक समान से प्राप्त है हमारे देश के अंदर. देयर इज नो फेवरिज्म, there is a no favorism, or there is a no bias on basis of their caste, language, creed, sect, gender, religion, region. No one can discriminate on these basis. So from person to the peon to the prime minister, that is not this sentence, peon to prime minister. एक छोटा सा जो एक peon है, या तो देश का सबसे बड़ी पोस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज इक्वल. ये सब एक जैसे ही हक प्राप्त है हमारे देश के अंदर, बिकॉज वी हैव एडॉप्टेड द डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ द डेमोक्रेसी. इसलिए प्यून से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक हमारे देश के अंदर सब लोग एक जैसे ही है कानून के सामने, और हर एक इंसान को उतना ही प्रोटेक्शन है इस समाज के अंदर. So these are regarding about the right to equality. But in this thing, the president and governor, we can consider that is in the exceptional case. जब हम प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के पॉलिटिक्स साइंस के लेसन में, तब हम ये डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर को क्यों थोड़ा उनको अलग से थोड़े राइट्स दिए गए हैं. सो ये एक्सेप्शनल है. एंड विदाउट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, द ऑल द पर्सन इन इंडिया दैट इज गेट द इक्वल rights in the Constitution of India. Every person get the equal admission, the equal admission process. There is no one can prohibited any person in a public place on basis their caste, creed, language, religion, region, gender, whatever. कोई भी फंक्शन हो या तो समाज कोई पब्लिक प्लेस हो, आपको आपके जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, लिंग, इसके नाम पर आपको कोई भी रोक नहीं सकता. आप कहीं पे भी अपना एडमिशन या तो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर इस तरीके से आप जा सकते हो. बट द स्टेट हैज राइट, ऑल्सो द स्टेट हैज राइट टू फॉर्मेशन अ डिफरेंट बेनिफिट लॉ फॉर द सम पर्टिकुलर कास्ट एंड फॉर सम पर्टिकुलर जेंडर. जैसे स्टेट गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट्स बनाते हैं for the SC, and what is the SC, ST and OBC we have already studied in the lesson number 8. तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ कैटेगरी को लोगों को स्पेशल बेनिफिट दे सकते हैं, वुमेन को बेनिफिट दे सकते हैं, चिल्ड्रन को बेनिफिट दे सकते हैं. तो स्टेट हैज राइट टू गिव सम बेनिफिट्स टू द पर्टिकुलर सिटीजन ऑन देयर कास्ट, क्रीड एंड देयर द जेंडर. इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ऑफ एनी काइंड ऑफ द प्रोफेशन, ऑफ एनी काइंड ऑफ द बिजनेस और वॉट एवर द जॉब. इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अधिकार है. जैसे आप रेस में देखते हो कि रेस में जब दौड़ने वाले जो लोग हैं वो एक ही लाइन में, एक ही बाउंड्री के, मतलब एक ही जो उनका जो बॉर्डर होता है वहां पे वो स्टार्ट करते हैं. ऐसा नहीं कि भाई कोई आगे से स्टार्ट करता है, किसी को पीछे से स्टार्ट करवाते हैं. सब एक इक्वल पोजीशन पे होते हैं और बाद में वो स्टार्ट करते हैं अपना रनिंग. दैट मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल चांस है.
जो मेहनत करेगा, जो भागेगा और जो मुकाम हासिल करेगा, अपनी मंजिल हासिल करेगा। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज, स्टार्टिंग में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। उसके कास्ट, लैंग्वेज, क्रेड, जाति, धर्म के ऊपर से उसकी अपॉर्चुनिटीज वो तय नहीं होती। ऑन द बेसिस दैट इज द इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, बट देयर इज अ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑल्सो। सबको समान तक है तो आप ऐसा बोलोगे कि भाई किसी भी पर्सन कोई भी जगह पे, फॉर एग्जांपल भाई मेरे पास डिग्री जो है वो टीचिंग की डिग्री है, लेकिन मैं डॉक्टर का प्रोफेशन नहीं कर सकता। इक्वल अपॉर्चुनिटीज दैट मीन्स मुझे भी डॉक्टर या डॉक्टर जैसे इलाज करने का या क्लिनिक खोलने का अधिकार मुझे नहीं प्राप्त है, क्योंकि मेरे पास वो डिग्री नहीं है। दैट इज अ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। आपको अगर कोई प्रोफेशन के अंदर अगर आपको वहां पे जाना है तो दैट इज अ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, कि टीचर्स का, डॉक्टर्स का, लॉयर का, वॉट एवर जो बिजनेस प्रोफेशन है, दैट इज नीड द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट इज द अनटचेबिलिटी इज द टोटली प्रोहिबिटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इरेडिक्शन फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो अस्पृश्यता है जिसको हम बोलते हैं अनटचेबिलिटी, के पहले के समाज के अंदर हमारे ऐसे रूल्स बनाए गए थे कि पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को टच भी नहीं करते थे, उनकी परछाई भी हमारे ऊपर नहीं पड़ने देते थे। तो इस प्रकार का जो बिहेवियर है टोटली दैट इज द प्रोहिबिटेड, टोटली दैट इज द बैन ऑन द अनटचेबिलिटी। वो एक बहुत ही एक गंभीर अपराध है हमारे देश के अंदर कि अनटचेबिलिटी, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द राइट टू इक्वालिटी। All these things that is included in the right to equality. One thing is that also for the title is also removed. कुछ पर्सन के पहले के जमाने के लोग जैसे अपने आगे कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े उपनाम लगाते थे कि जैसे राय बहादुर या बहुत ही ठाकुर या तो कुछ इस आगे अपना एक टाइटल लगाते थे। टाइटल इज ऑल्सो रिमूव्ड ऑफ, इट इज अ वायोलेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी, कि अपने आप को किसी से बेहतर बताना और उसके आगे अपना एक टाइटल लगा देना, वो एक डिवाइड, एक इक्वालिटी का जो रूल्स है वो वायोलेशन होता है। तो इस प्रकार के जो टाइटल है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिमूव कर दिए गए हैं। इट इज अ वायोलेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी, बट द सर्टेन एक्सेप्शनल, फॉर एग्जांपल सम पर्सन इन अवर इंडिया गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अवार्ड, जैसे भारत रत्न है, किसी को पद्म विभूषण मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, और बहुत सारे ऐसे जो अवार्ड्स है वो मिलते रहते हैं। So this award, it is not violation of the right to equality because of this award for their different types of the skill, इसके लिए वो दिए गए। फॉर एग्जाम्पल के मिलिट्री के कुछ पोस्ट में टाइटल देते हैं, किसी को कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, फील्ड मार्शल, तो इस प्रकार के जो उनको उपनाम देते हैं, दैट इज नॉट वायोलेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी। इन द डिफरेंट प्रोविजंस, इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोफेशन, that is also the different types of the provisions also, that is not violation of the right to equality, कि अलग प्रोफेशन के लिए अलग रूल्स है। जैसे डॉक्टर्स के प्रोफेशन के लिए रूल्स अलग है, उनके कॉलेजेस अलग है, उनके जो राइट्स है या ड्यूटीज है या तो उनको जो जिस प्रकार के पनिशमेंट है या तो वॉट एवर, तो उनका एक अलग प्रोविजंस है। डॉक्टर हो, टीचर्स हो, के लॉ प्रोफेशन हो, लॉयर हो, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोफेशन हैज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोविजन। हर एक प्रकार के जो प्रोफेशन के अलग अलग प्रकार के प्रोविजन होते हैं, तो इट इज नॉट अ वायोलेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी। एंड वन मोर थिंग, दैट इज द इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द राइट टू इक्वालिटी। एक समान आप काम करते हो तो एक समान का ही आपको पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के अंदर कभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है कि मेल को ज्यादा सैलरी होती है, फीमेल को कम होता है। कहीं पे मजदूरी के कंस्ट्रक्शन वर्क में भी ऐसा होता है कि भाई मेल को पर डे ज्यादा पैसा देते उनको और फीमेल को उतना नहीं देते, उससे कम उसका होता है। तो इट इज अ वायोलेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर मेल फीमेल एक जैसा ही काम करते हैं कोई फील्ड के अंदर, तो उन दोनों का जो सैलरी है, जो वेजिस है, दैट इज शुड बी द इक्वल। सो दिस ऑल दिस थिंग्स दे इंक्लूडेड इनटू द राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 40 डिस्क्राइब इन द आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18। ऑल दीज थिंग्स
डिस्क्राइब। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी प्राविधान बनाए गए उसको आर्टिकल के अंतर्गत, एक अनुच्छेद के अंतर्गत उसको समाया गया। सो इट इज कॉल्ड द आर्टिकल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज द फर्स्ट, द राइट टू इक्वालिटी। द सेकेंड नंबर, दैट इज टू राइट टू फ्रीडम, दैट मीन्स स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत ही बड़ा एक राइट है हमारा, कि शायद ही किसी देश के अंदर इस प्रकार के जो एकदम जिसको बोलते हैं लिबरल राइट्स शायद ही किसी देश के अंदर मिले होंगे। तो ये बहुत ही हमारा हम भाग्यशाली है कि भाई ऐसे देश के अंदर इस प्रकार के राइट्स को हम एंजॉय करते हैं। सो इन द राइट टू फ्रीडम दैट इज इंक्लूडेड द 6 राइट्स। राइट टू फ्रीडम एक राइट है, लेकिन उसके अंदर भी 6 राइट्स जो है वो इंक्लूड किए गए। सो वी विल स्टडी वन बाय वन दिस राइट। So first right is the right to freedom of speech and expression. Right to freedom of speech and expression. कि हमारे देश के अंदर हर एक लोगों को बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। हमारे देश के अंदर प्रेस है, मीडिया है, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट में भी बोल सकते हैं। हमारे देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर और से लेकर सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स है या तो कोई भी, उनके कार्टून भी बनते हैं, उनके ऊपर जॉक्स भी बनते हैं और उनके हम उसकी नीतियों का विरोध भी कर सकते हैं। दैट इज अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्वतंत्रता का अधिकार। चाइना और रशिया में ऐसा नहीं है। चाइना रशिया के अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सोशल मीडिया बैन है। वहां पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आप इतना वहां पे नहीं बोल सकते, ना तो लिख सकते। लेकिन हमारे देश के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, हम अच्छे राइटर्स है, हम अच्छे पोएट है, हम अच्छे पेंटर है, हम अच्छे कोई कलाकार है, तो अपने प्रतिभा को हम किसी भी मीडिया के द्वारा हम समाज को हम उसको दिखा सकते हैं। दैट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। प्रेस है हमारे देश के अंदर, वो मीडिया है, आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो, उसको सोशल मीडिया में आप शेयर कर सकते हो। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो सोशल मीडिया ऐसा था नहीं, लेकिन उस टाइम पे न्यूज़पेपर थे, आर्टिकल्स थे, तो उसके अंदर भी इस तरीके का, दैट मीन्स द ऑल दिस थिंग्स इंक्लूडेड इनटू द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच, एक्सप्रेशन, हम अपने अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और उसको समाज को उसको वो हम बता सकते हैं। दैट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देयर इज अ assemble peacefully without arms. Second number, the assemble peaceful without arms. कहीं पे जगह पे आप एकत्रित हो सकते हो, कहीं पे भी आप शांति तरीके से अपनी, फॉर एग्जांपल हमारे देश के अंदर आए दिन रैलियां या कोई डेमोन्स्ट्रेशन और ऐसा चलता ही रहता है हमारे देश के अंदर, तो वो उनका फंडामेंटल राइट्स है, द असेंबल पीसफुली। हाँ, लेकिन उसके अंदर एक भी शांतिपूर्ण तरीके से, ऐसा नहीं वे हाथ के अंदर हथियार या बंदूक या तलवार लेकर ऐसे निकल गए और पूरा झुंड बना दिया। दैट इज द वायोलेशन ऑफ दिस एक्ट। आप जमा हो सकते हो लेकिन पीसफुली, शांति तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करना, विदाउट एनी आर्म्स, आपके पास हथियार होने चाहिए नहीं। तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ द फॉर्म्स एसोसिएशन एंड मंडल्स। आप अपना एसोसिएशन, मंडल, अब तो हर एक समाज के अलग अलग एसोसिएशन होते हैं, मंडल्स होते हैं, ग्रुप होता है, कोई समाज का, कोई धर्म का, जाति का, संप्रदाय, सब अपने अपने एसोसिएशंस बनाते हैं, मंडल बनाते हैं। एक छोटे से सोसाइटी का ग्रुप भी बनता है। सो दैट मीन्स हमको ये अधिकार है कि भाई एनजीओ बनाना या तो इस प्रकार का एसोसिएशन बनाना, सोशल एक्टिविटी करना, जो देश के अंदर इस प्रकार के एसोसिएशन बनाना, वो भी हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू मूव फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री। देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और ओखा से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ये कहीं भी हम घूम सकते हैं। इसके लिए ना तो हमको किसी की पासपोर्ट, वीजा या परमिशन की जरूरत है। हम हमारे देश के अंदर बेखौफ होके कहीं पे भी हम घूम सकते हैं। उसके लिए ना तो कोई गवर्नमेंट से परमिशन, ना तो कोई इस प्रकार का वीजा, पासपोर्ट, दैट इज नॉट एनी काइंड ऑफ द फॉर्मेलिटी। ये पूरा भारत जो देश है वो भारत के नागरिकों का है। तो वी कैन मूव फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री। वी कैन रिसाइड एंड सेटल ऑल्सो इन एनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री। भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और ओखा से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक
हम कहीं पे भी रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल ये गुजरात स्टेट है, दैट डजंट मीन ओनली द गुजराती पीपल कैन लिव हियर। यहाँ पे केरला से भी है, यहाँ पे राजस्थान से भी है, महाराष्ट्र से भी है, पंजाब से भी है, यूपी से भी है, बिहार से भी है, नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, ईस्ट इंडियन है। दैट मीन्स द सेटल एंड रिसाइड। यहाँ पे आप अपनी कोई भी स्टेट के अंदर भारत में, भारत का नागरिक जमीन खरीद वहां पे परचेस कर सकता है, वहां पे सेटल हो सकता है, खुद का अपना मकान खरीद सकता है, वहां पे परमानेंट वहां पे सेटल हो सकता है। एक एक्सेप्शनल केस था एक साल पहले जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। जब ये लेसन मैं पहले पढ़ाता था, जब 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को 2019 और उससे पहले भी, तब मैं उसके अंदर एक एक्सेप्शनल यहां पे मुझे पढ़ाना पड़ता था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर because of article 37 and 35A. But you all of you know, on 5th August 2019 the article 370 has been removed. तो ये भी हो गया। अदरवाइज जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर की प्रजा के अलावा वहां बाहर से कोई भी वहां पे जाके कुछ रह नहीं सकता था, सेटल नहीं हो सकता था, वहां पे कुछ परचेस नहीं कर सकता था। सो बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370, लेकिन वो रिमूव हो गया। तो ये राइट जो है वो एकदम अभी एकदम जो है वो परफेक्ट हो गया। राइट द प्रैक्टिस एंड एनी प्रोफेशन। प्रैक्टिस एंड एनी प्रोफेशन, वहां पे रहना और वहां पे कोई भी प्रोफेशन करना, अपना बिजनेस करना। कोई जब फॉर एग्जांपल गुजरात है तो यहाँ से बाहर से स्टेट से यहाँ पे आके लोग बिजनेस करते हैं, अपना बिजनेस प्लांट यहाँ पे डेवलप करते हैं, यहाँ पे परचेस करते हैं, यहाँ पे सेलिंग करते हैं, तो वो भी अधिकार है। That is a practice any profession in any of the state of our country. इसमें भी एक्सेप्शनल था जम्मू एंड कश्मीर बिफोर 5th August 2019, but the removal of article 370 and 35A, तो ये भी जो है वो राइट इसमें एक्सेप्शनल थे, ये दो राइट के अंदर, रिसाइड एंड सेटल एंड प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन। लेकिन एक्सेप्शनल था जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे जम्मू कश्मीर के अलावा दूसरे सिटीजन को वहां पे परमानेंट सेटल होने का और या तो प्रोफेशन करने का उनको परमिशन नहीं था। बट रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, ये जो सारा जो मैटर है वो क्लोज हो गया। अभी हम भारत के अंदर कहीं पे भी इस प्रकार की एक्टिविटी कर सकते हैं। सो दीज आर the fundamental in the rights of the fundamental rights and the right to freedom। 6 हमारे जो फ्रीडम है we have discussed, but the state can limit or control on this right। we cannot enjoy this right in a unlimited or unfair way। for example कि right to freedom of speech and expression है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं पे भी जाकर किसी के भी अगेंस्ट में कुछ भी हम बोल सकते हैं, उसका भी कुछ सर्टेन लिमिटेशंस है। अगर आपके स्पीच से, अगर आपके थॉट से, अगर आपके एक्सप्रेशन से किसी कोई जाति, धर्म, संप्रदाय की अगर आप अपमान करते हो, उसको आप रिस्पेक्ट नहीं करते, देश आपकी स्पीच से, आपकी कोई हेट स्पीच है जिसकी वजह से देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, तो इस प्रकार का जो राइट है वो एक कंट्रोल है। इट इज नॉट दैट मीन्स द स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड ऑल दिस, द राइट टू फ्रीडम वी कैन एंजॉय इन अनलिमिटेड एंड इन अनरिस्ट्रिक्शन वे। रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर, आप 4 रास्ते पे जाके जोर जोर से गालियां नहीं बोल सकते। कोई बोले कि कोई पकड़े कि भाई क्यों बोल रहे हैं, तो दैट इज दैट इट कैन नॉट से, दे कैन नॉट से दैट इज राइट, माय राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इस राइट के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कुछ लिमिटेशंस के साथ अपने राइट्स को यूज कर सकता है, अगर उसका जो यूज करने का तरीका अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सॉरी अगेंस्ट द सोसाइटी, अगेंस्ट द सोशल वेलफेयर, अगेंस्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, उसकी स्पीच से अगर इस प्रकार की नुकसान है तो उसको अरेस्ट हो सकता है, उसका वायोलेशन, इट कैन बी से दैट द वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, वायोलेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत एक नया राइट बना 2009 के अंदर, एक राइट, हालांकि ये प्रोविजन था लेकिन उसको एक फंडामेंटल राइट्स के अंदर उसको इंक्लूड कर दिया गया इन 2009, एंड इट इज कॉल्ड राइट टू इक्वालिटी, RTE, शॉर्ट फॉर्म
इट इज नोन एज द RTE. RTE का मतलब होता है द चिल्ड्रन ऑफ बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years कैन गेट इन अवर कंट्री फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. भारत के अंदर जन्म कभी हमारा जो लिटरेसी रेट है वो मतलब अगर देखा जाए तो वो डाउन है, लेकिन उसको लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए या तो हर बच्चों को न्याय मिले पढ़ने का, ऐसा भी हम कह सकते हैं. सो दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट हैज द मेक दिस राइट एज अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी पर्सन ऑफ द एवरी चाइल्ड ऑफ अवर कंट्री द एज बिटवीन 6 to 14 years. 6 से 14 साल के जो बच्चे हमारे देश के अंदर, उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने का ये प्राविधान है, वो होना ही चाहिए. गवर्नमेंट स्कूल में तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है ही, प्राइवेट स्कूल के अंदर भी 25% जो स्टूडेंट है वो RTE से लेने का गवर्नमेंट ने आदेश किया है. क्योंकि अगर 100 बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर कोई भी स्कूल के अंदर, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या कोई भी बोर्ड हो या किसी भी प्रकार का जो मतलब महंगी से महंगी वाली प्राइवेट स्कूल ही क्यों ना हो, उसके अंदर 25%, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर तो 100% फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, बट इन द प्राइवेट स्कूल ऑल्सो गवर्नमेंट मेड दिस प्रोविजन 25% of the student from the RTE. So this is the fundamental rights. The person can punish by their criminal activity. लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटी का उसको पनिशमेंट जो है वो वन टाइम पनिशमेंट होता है. कुछ क्रिमिनल्स के भी राइट है हमारे देश के अंदर के, या तो कुछ पर्सन के भी राइट है हमारे देश के अंदर कि कोई भी क्रिमिनल्स, अगर कोई पुलिस किसी क्रिमिनल्स को पकड़ती है तो विद इन 24 आवर्स द पुलिस हैज टू प्रेजेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट और द जज. 24 घंटे के अंदर, ऐसा नहीं भी किसी को चोर उचक्के को पकड़ के रखा और जेल के अंदर बंद कर दिया और 1 वीक तक अंदर उसको कोई देखने भी नहीं गया या तो कुछ प्रोसेस ही नहीं हुआ. 24 आवर्स के अदरवाइज पुलिस के ऊपर भी केस हो सकता है अगर उसने इस तरीके से किया तो विद इन 24 आवर्स उसको मैजिस्ट्रेट के सामने, अदालत के सामने, जज के सामने उसको प्रेजेंट किया जाता है. एंड देन आफ्टर द जज हैज डिसाइडेड कि भाई उसको क्या पनिशमेंट करना है, जेल में रखना है उसको जमानत देनी, उसको बेल पे छोड़ना है या तो उसको कस्टडी में लेना है, देन जज कैन डिसाइडेड. पुलिस कैन अरेस्ट, बट जो उसका जो पनिशमेंट है, रखना नहीं रखना, वो जज डिसाइडेड करेंगे. और कोई भी पर्सन को विदाउट ऑन दैट द क्रिमिनल बेस, पुलिस कैन नो अरेस्ट ऑन एनी पर्सन. और किसी भी पर्सन को एक अलग अलग उसने सजा की है तो उसका जो पनिशमेंट है वो एक ही होगा. किसी ने चोरी भी किया, डकैत भी किया, लूटपाट भी की, मारामारी की भी, तो अलग अलग उसके आर्टिकल लगेंगे तो उसकी पनिशमेंट एक होगी. जो भी 2 साल, 3 साल, 5 साल तो गई, उसके लिए सब अलग अलग सजा है. चलो पहले चोरी की सजा है वो काट के आओ, फिर मारामारी की सजा काट के आओ, फिर लूटपाट की. ऐसा नहीं, सारे जो सेक्शन है, सारे जो एक्ट है उसके ऊपर एक बार ही लगाया जाएगा और उसको एक बार ही पनिशमेंट होगी. दैट इज वन पनिशमेंट. लेकिन वो पनिशमेंट वो वापस अगर बाहर निकलता है और वापस अगर कुछ क्राइम करता है तो उसके लिए भी उसको सजा उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी. सो दिस अबाउट द ऑल्सो दे इंक्लूड इन अ फंडामेंटल right to equality. Next is a very important preventive detention. The preventive detention, it is very important. It can also ask in your separate question, what is a preventive detention? That means the precautionary measure to detain a criminal background person or the doubtful person of criminal background. It aim of to stop the criminal activity. कि कोई पर्सन क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व, ऐसा शक जाता है, ऐसे डाउट है, तो ऐसे पर्सन को पुलिस अरेस्ट कर सकती है ऑन बेसिस ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन. कि उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में कि ये पर्सन प्रिकॉशनरी मेजर, कि भाई ये उसकी कुछ एक्टिविटी से शायद वो नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी, सेफ्टी, पीसफुल उसको खतरा हो सकता है, शायद ये इंसान किसी टेररिस्ट ग्रुप से ये कनेक्टेड है, या तो ये बाहर अगर रहेगा तो समाज के लिए बहुत ही खतरा है, तो ऐसे इंसान को डाउटफुल के लिस्ट में डालकर द पुलिस कैन अरेस्ट इन द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, इन द प्रिवेंटिव डिटेंशन.
लेकिन ये जो है वो 3 मंथ से ज्यादा वो एक्सटेंड नहीं हो सकता, कि मैक्सिमम जो है वो 3 मंथ्स तक उस पर्सन को इस अंडर में रखा जा सकता है। और ऐसा जरूरी भी नहीं उसको जेल के अंदर ही डाले, या तो उसको कोई सेल के अंदर, या तो उसको हाउस अरेस्ट भी कर सकते हैं, उसके ऊपर निगरानी भी रख सकते हैं कि वो समाज के लिए कुछ खतरा है तो उसके लिए पे वॉच रखो। दैट इज द प्रिवेंटिव डिटेंशन। लेकिन ये 3 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता है। एंड इट इज ऑल्सो कैंसल्ड बाय द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ आवर कंट्री, के 3 महीने के बाद या तो बिटवीन द 3 मंथ्स जो है वो जज को लगे सुप्रीम कोर्ट के, या तो जजेस को ऐसा लगे कि भाई ये जो है वो पुलिस ने कुछ गलत किया, या तो उसके अंदर कुछ मिस्टेक है, या तो ये जो है वो इतना खतरा नहीं है, तो उस पर्सन को छोड़ भी सकते हैं, या तो प्रिवेंटिव डिटेंशन से उसको मुक्ति भी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, द आर्टिकल 370-35 है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो जब ये 370 जब इंप्लीमेंटेशन किया गया, तो गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, द गवर्नमेंट हैज डाउट कि अगर ये बाहर घूमेंगे, कुछ जो पर्सन है, कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले थे, कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले थे, कोई अलग अलग सोशल बैकग्राउंड वाले थे, तो वो शायद अगर बाहर रहेंगे तो कश्मीर की पीस, यूनिटी और इंटीग्रिटी को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं बिकॉज ऑफ द रिमूवल आर्टिकल 370-35। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे पर्सन को उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में, प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया, तो प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर, कि पहले से ही अलर्ट हो जाए, और उनको हाउस अरेस्ट कर दिया, किसी को अरेस्ट कर लिया, भी उनके साथ क्या हुआ वो तो गवर्नमेंट, वो सीक्रेट प्रोसेस होता है। तो दैट इज द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के जरिए इस प्रकार गवर्नमेंट प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं, लेकिन उसका कभी कभी बाय द पुलिस डिपार्टमेंट और बाय द गवर्नमेंट से कभी कभी उसका मिस यूज भी हो सकता है। दैट इज अ डिबेटेबल टॉपिक, वो अलग मैटर है। सो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द प्रिवेंटिव डिटेंशन। So in this video we have studied regarding about the fundamental rights, the 2 fundamental rights of our India, right to equality and right to freedom. In the next video we will study the remaining the fundamental rights of our country. Thank you.